हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है सीयूईटी की, जो कि ज्योग्राफी डोमेन की हमारी क्लास होती है, इसमें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। राइट, सो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा आज का चैप्टर है जो हम लोग यहाँ सीयूईटी के लिए कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली चीज, On 1st January 2015, the नीति आयोग was formed, right? यानी कि नीति आयोग का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम यहाँ पर कोरिलेट करेंगे। सो 1st January 2015, the नीति आयोग was formed. India adopted centralized planning after the independence, but subsequently it graduated into decentralized multi-level planning, right? And the responsibility of plan formulation was with the planning commission at the center, state and district level. But यहाँ पे क्या हुआ, ऑन 1st January प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2015 को फॉर्मेशन हुई किसकी, नीति आयोग की। यहां पर नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई, राइट, नीति आयोग। दूसरी तरफ एक और चीज है, नीति आयोग से पहले क्या था, यहां पर प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग से पहले यहां पर था प्लानिंग कमीशन, एंड जो प्लानिंग कमीशन था इसको रिप्लेस्ड किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2015। यानी कि जब नीति आयोग बना उसी समय पर जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके सीयूटी के एग्जाम में भी और बाकी अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि नीति आयोग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। क्या है नीति आयोग? नीति आयोग एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो नीति आयोग है, राइट। आगे हम यहां पर देखेंगे, नीति आयोग has been set up with the objective of involving the states in economic policy making for India, for providing strategic and the technical advice to the center and state government। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये एक थिंक टैंक है। यानी जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को टेक्निकल एडवाइस, तकनीकी एडवाइस एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस, कौन सी, रणनीतिक एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार ने इसको बनाया था नीति आयोग को। इसीलिए इसको एक थिंक टैंक बोला जाता है, राइट। दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे, सेक्टरल प्लानिंग। सेक्टरल प्लानिंग क्या होता है? जब हम क्षेत्रीय योजना की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय योजना या फिर हम बोलते हैं सेक्टरल प्लानिंग, जब हम सेक्टरल प्लानिंग या क्षेत्रीय योजना की बात करते हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम ऑफ प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी such as agriculture, irrigation and manufacturing, powers, construction, transport, communication and social infrastructure and service। यानी किस क्षेत्र की सेक्टर योजनाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सो यहाँ पर इकोनॉमिक सच एज एग्रीकल्चर, राइट, एक एग्रीकल्चरल की अगर बात होगी। दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग, एंड तीसरी चीज पावर, कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स की योजना की बात जब थिंक टैंक को बनाया गया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स से रिलेटेड राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को ये सहायता देता है। और वो जो सहायता होती है कैसी होती है? इकोनॉमिक एडवाइस होती है, स्ट्रेटेजिक एडवाइस यानी कि रणनीतिक एडवाइस होती है, सलाह होती है, और टेक्निकल एडवाइस होती है, तकनीकी सलाह होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है ओवर द स्पेस
इन एनी कंट्री। देखो किसी भी देश में, पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का कोई आर्थिक विकास हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। एंड सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम लैग बिहाइंड। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ज्यादा डेवलप होते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं किसी देश के या राज्य की जब हम बात करते हैं कि वो कम डेवलप्ड होते हैं, राइट। सो दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये जो अनइवन पैटर्न है डेवलपमेंट का, ये जो डेवलपमेंट का अनइवन पैटर्न है, अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट का अनइवन पैटर्न है ओवर स्पेस नेसेसिटेट्स दैट द प्लानर्स हैव अ स्पाइटल रिस्पेक्टिव एंड ड्रॉ द प्लान्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, जो रीजनल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट का, जो क्षेत्रीय असंतुलन है विकास का, उसको रिड्यूस करना है, इस तरीके की प्लानिंग बनानी होती है। इसीलिए जब थिंक टैंक की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, तो जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंबर हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, ताकि वो उस विशेष क्षेत्र से संबंधित विशेष क्षेत्र के लिए प्लानिंग कर सके कि किस तरीके से जो इम्बैलेंस, असंतुलन बना हुआ है उसको रिड्यूस किया जाता है, किस तरीके से उसको कम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग। और ये जो प्लानिंग है इसको रीजनल प्लानिंग कहा जाता है, बेसिकली इसको कहा जाता है क्षेत्रीय प्लानिंग, राइट, इसको क्षेत्रीय प्लानिंग बोला जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टारगेटेड एरिया प्लानिंग की। कुछ विशेष ऐसे एरिया होते हैं जिनको प्लानिंग के लिए टारगेट किया जाता है, योजना के लिए टारगेट या लक्षित क्षेत्र प्लानिंग के लिए, है ना। सो प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, राइट। As you know, the economic development of a region depends upon its resources based, but sometimes resource rich region also remains backward। देखो एक चीज हम देखते हैं, कभी कभी होता क्या है कि जो विकास होता है किसी भी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का, वो वहां के संसाधनों पर निर्भर करता है, वहां के रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर क्या होता है, वो जो क्षेत्र होता है वो कम डेवलप होता है, लीस्ट डेवलप्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे की जो वजह होती है वो ये होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड रिसोर्सेज। मान लो ये एक क्षेत्र है, अब यहाँ पर ये रिसोर्सेज क्षेत्र है, यानी कि रिसोर्स रिच रीजन है, राइट। बट यहां पर क्या है, यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां पर ये जो क्षेत्र होगा ये कैसा होगा, लीस्ट डेवलप्ड होगा, लीस्ट डेवलप्ड क्षेत्र ये यहां पर होगा, राइट। अगर किसी विशेष क्षेत्र में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, मान लीजिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और वहां पर तकनीकी का विकास नहीं हुआ है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं है, तो वो जो क्षेत्र है वो बहुत डेवलप नहीं होगा। संसाधन खुद से थोड़ी ना विकास करेंगे किसी देश का, संसाधन को भी तो कैसे, उनको भी एक्सप्लोर किया जाता है, तभी तो डेवलपमेंट होता है, तभी विकास होता है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ about 1.5 decades, it was realized that regional imbalance in economic development were getting accentuated, and in order to arrest the accentuation of regional and social disparities, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि जो हमारे टारगेटेड प्लानिंग एरिया थे, जो टारगेटेड एरिया प्लानिंग थे, यहाँ पर द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड, जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग ने इंट्रोड्यूस किया किसको, टारगेटेड एरिया को, इंट्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या किया इन्होंने, टारगेट किया था, इंट्रोड्यूस किया टारगेटेड एरिया को एंड टारगेट ग्रुप्स को, और एक चीज और की इन्होंने, टारगेट ग्रुप्स को भी इंट्रोड्यूस किया।
राइट इन्होंने टारगेट ग्रुप्स को भी इंट्रोड्यूस किया था एंड अप्रोच टू प्लानिंग करने के लिए सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स directed towards the development of target areas and command area development program. So drought prone area development program, desert development program and the hill area development program. जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में संसाधन तो होते हैं लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, स्पाइटल डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा होती है, टोपोलॉजी वहाँ की ऐसी होती है, ज्योग्राफी ऐसी होती है वहाँ की कि वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। तो उन हिली एरियाज को टारगेट किया गया किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कि इस विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसके द्वारा कि यहाँ पर जो संसाधन है उनको एक्सप्लोर किया जाए और इस क्षेत्र का विकास किया जाए। वही चीज ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट की बात आती है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। अब मान लीजिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं यानी कि वहां पर बारिश नहीं होती है बहुत ज्यादा बट धूप होती है। अब सोचो होगा क्या यहाँ पर, जैसे अभी गवर्नमेंट 2014 के बाद से एक नए तरीके का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, जैसे कि अब सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब एक जगह ऐसी है जहां पर धूप ज्यादा होती है, बारिश कम होती है तो फसल नहीं उगेंगी, उसी क्षेत्र को हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वहां पर इन्वेस्ट करके सोलर प्लांट लगा सकते हैं। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, फिर वो जो एनर्जी होगी उसको सेल किया जाएगा, वो बिचेगी और वहां से भी इनकम गवर्नमेंट की या फिर अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो वो आना शुरू हो जाएगी, है ना। और भी कई तरीके से इनको किया जा सकता है, या तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मान लो नहर बनवा दी सिंचाई के लिए तो वहां पर सिंचाई हो सकती है जिससे कि फसल उग सकती है। डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट है, जो रेगिस्तान होते हैं उनका किस तरीके से विकास किया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है डेजर्ट सफारी, टूरिज्म के लिए उनको विकसित किया जा सकता है, राइट। टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है ताकि उस विशेष क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम होगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा टारगेट किए गए थे जिससे कि यहाँ पर इनका विकास किया जा सके। आगे हम देखेंगे द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जिसको MFDA यानी कि SFDA एंड MFDA। ये क्या होता है, ये होता है आपका स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, और ये क्या होता है, ये होता है आपका मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। SFDA एंड MFDA ये होता है। एंड विच द एग्जाम्पल्स ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम, जो कि टारगेट ग्रुप का प्रोग्राम थे। अब ये टारगेटेड ग्रुप है ना, ये क्या है, ये टारगेटेड ग्रुप है। किसने टारगेट किया था इनको टारगेट किया था बाय प्लानिंग कमीशन। किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था इनको टारगेट, राइट। इनको प्लानिंग कमीशन के द्वारा टारगेट किया गया था। एंड द 18th 5-year प्लान, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें क्या किया गया, स्पेशल एरियाज प्रोग्राम्स वर डिजाइन्ड टू डेवलप मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड द बैकवर्ड एरियाज। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो हिली एरियाज हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, एंड जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से अब संरचनात्मक विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, उसको भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा यहाँ पर टारगेट किया गया था। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके के टारगेट ग्रुप हैं। अब जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो क्या था उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर किसने किया था, ये इनिशिएट लिया था, ये किसने, प्लानिंग कमीशन ने, है ना। किसने इनिशिएट लिया था इसका, प्लानिंग कमीशन ने इसको इनिशिएटेड किया था यहाँ, राइट। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। सो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्रोग्राम।
बहुत देखो, पिछले वर्ष भी ये सवाल आया है कि जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना है, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये 5th पंचवर्षीय योजना के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखना है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5th 5 ईयर प्लान के तहत। राइट, 5 ईयर प्लान के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 15th district comprising all the hilly district of Uttar Pradesh, present Uttarakhand, Mikir Hills and North Chachar Hills of Assam, Darjeeling district of West Bengal, Nilgiri district of Tamil Nadu. National Committee on the Development of Backward Area in 1981 recommended that all the hills area and country having height above 600 am not covered under the ट्राइबल सब प्लान्स बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिली एरिया। इसको कैसे ट्रीट किया गया था? बैकवर्ड हिली एरिया के रूप में, या तो पिछड़े क्षेत्र के रूप में इसको ट्रीट किया गया। राइट, आगे हम यहां पर देखेंगे द डिटेल्ड प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ hilly areas were drawn keeping in view and their topological, ecological, social and economic condition. Right, दूसरी बात, these programs, ये जो programs हैं, so these programs aimed at harnessing the indigenous resources of the hilly areas and through the development of historical and plantation agricultural, animal husbandry, poultry, forestry and the small scale village industry. ये जो चीजें हैं यहाँ पर, ये जो प्रोग्राम था, इसने उद्देश्य किसको बनाया, किसको अपना एम्ड किया, इसने किसको उद्देश्य बनाया था? तो इसने उद्देश्य बनाया था हार्नेसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज ऑफ हिली एरियाज थ्रू द डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, यानी कि यहाँ पर किसका विकास किया जाएगा? यहाँ पर डेवलप्ड किया जा सकता है लाइक एज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, राइट, एंड द एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यहां पर हो सकती है। एंड आगे हम यहां देखेंगे अब जो हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है उसके बारे में यहां पर जान लेते हैं। सो दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो ये लॉन्च्ड ड्यूरिंग 4th, राइट, लॉन्च ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्रोग्राम, launched during the 4th 5 year program. प्लान के तहत इसको किया गया था यहाँ पर विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो ड्रॉट प्रोन एरिया के लोग हैं, जो भी ड्रॉट प्रोन एरिया के लोग हैं, एरियाज पीपल को टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, राइट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एंड टू पीपल द ड्रॉट प्रोन एरिया एंड द क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। इनिशियली क्या हुआ, शुरुआत के दौर में क्या हुआ? इनिशियली this program laid emphasis on the construction of the labor intensive civil works, but later on, but बाद में it emphasized on the irrigation project। इसने इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, यानी जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो शुरू में तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव वर्क, सिविल वर्क, जैसे मान लो रोड बन रहे हैं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन के जो काम हो रहे हैं उस एरिया में, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पर, वहां के लोगों को काम दिया गया, इस तरीके से किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ड्रॉट प्रोन एरिया है, बारिश हो नहीं रही है, तो इसका मतलब लैंड तो खराब पड़ी हुई है, तो वो जो लैंड वहां पर वेस्ट हो रहा है
उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, इसीलिए नहर की व्यवस्था की गई, नहर बनवाएगी। अब जब नहर बनेगी तभी भी लोगों को क्या होगा, वहां पर लेबर इंटेंसिव वर्क होगा, तो लेबर की आवश्यकता होगी, वही लोग वहां पर काम करेंगे। जब नहर बन करके एक बार तैयार हो जाएगी तो फिर उस क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाएगी, तो लोग अपना खेती कर सकते हैं। एंड अफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण को बढ़ावा दिया गया उस क्षेत्र में, राइट, वनीकरण को बढ़ावा दिया गया। Afforestation and grasslands development and creation of basic rural infrastructure such as electricity and road की बात हो गई, मार्केट की बात हो गई, क्रेडिट सर्विसेज की बात हो गई, ये भी यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया। The other strategies development of these areas include adoption of integrated watershed development approach एट द माइक्रो लेवल, यानी बहुत छोटे लेवल पर जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट है उसको अप्रोच किया गया। एंड द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, पारिस्थितिकी संतुलन यहाँ पर रिस्टोर हो सकता है बिटवीन द वाटर, सॉइल एंड द प्लांट्स एंड ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन शुड बी बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरियाज। ठीक है, ये यहाँ बात हो गई। अब हम बात करेंगे द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1967। भारत का जो प्लानिंग कमीशन था जो कि 1967 में बना था, उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या था प्लानिंग कमीशन। सो identified 67 district entire the party of the country prone to drought, यानी पूरे देश में 67 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, 67 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनको पूरे देश में ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित किया गया था, ये ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, राइट। द इरिगेशन कमीशन in 1972 introduced the creation of 30% of irrigated area and demarcated the drought prone areas। जो इरिगेशन कमीशन बना 1972 में, इसने इंट्रोड्यूस किया था 30% इंटीग्रेटेड एरिया को और डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया। ब्रॉडली यानी अगर आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको समझें तो ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया, यानी कि भारत में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, स्प्रेड ओवर द सेमी एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, रायलसीमा ऑफ तेलंगाना एंड द प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू, हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। अगर आप इसको ब्रॉडली समझते हैं कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया है कहाँ पर, देखो जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, जो रेन शेडो एरिया होते हैं, वहां पर वर्षा कम होती है, तो वो भी एक तरीके से ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वो ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। वहां पर गवर्नमेंट उनको जो फार्मर्स होते हैं मुआवजा देती है, राइट। उसी तरीके से अगर ब्रॉडली हम देखते हैं भारत के जो ड्रॉट प्रोन एरिया है पूरे देश में, पूरे भारत में, तो जो सेमी एरिड और एरिड ट्रैक्ट है कहाँ कहाँ का, राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड मराठवाड़ा जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, विदर्भ रीजन, रायलसीमा एंड तेलंगाना, प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेट्यू और जो हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, वो भी ड्रॉट प्रोन एरिया के अंतर्गत आता है। कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। तो विस्तृत ब्रॉडली ये क्षेत्र है भारत के जो ड्रॉट प्रोन एरिया के अंतर्गत आते हैं या ड्रॉट प्रोन एरिया में डिमार्क किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीज रीजन। अब देखो जब बात पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र की आती है तो यहाँ पर तो क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी है, जैसे ट्यूबवेल्स, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स, कुआं आदि से सिंचाई की जाती है। तो वो जो ड्रॉट प्रोन एरिया होता है वहाँ पर भी सिंचाई भली भांति हो जाती है, तो फसल अच्छी होती है ना। तो वो बहुत प्रभावित ये क्षेत्र नहीं होता है। अब हम यहाँ पर एक केस स्टडी करेंगे। कौन सी केस स्टडी है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बरमौर रीजन। जो बरमौर रीजन है वहां पर जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। सो
भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ये बात है एंड इट इज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस नवंबर 1972, 21 नवंबर 1975। ठीक है। भरमौर इनहैबिटेटेड एट गद्दी, ट्राइबल कम्युनिटी होती है गद्दी, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, right? So this is a tribal community and who have maintained a district identity Himalayan region and they practice transhumance। जो गद्दी ट्राइब होते हैं ये ट्रांसह्यूमन्स, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऋतुओं के अनुसार ये क्या करते हैं, प्रवास करते हैं एंड कंजर्व द थ्रो गद्दील डायलेक्ट्स, और ये गद्दी डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। बर्मोर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस एंड लो रिसोर्सेज यहाँ पर होते हैं, सो बेस प्रेजाइल एनवायरनमेंट है एंड दीज फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रीजन। इस वजह से उस क्षेत्र की जो इकोनॉमी है और जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ बर्मोर सब डिवीजन आपके यहाँ पर कितनी थी, आप ये थी 39,113 एंड उसके बाद आप देखेंगे 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर थे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा, बर्मोर। हिस्टोरिकली गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड जियोग्राफिकल पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं सोशली इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और इनको सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का भी सामना करना पड़ता है। सो द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गॉट रियरिंग। The process of development tribal areas of Barmer started in 1970s when Gaddi were included among scheduled tribes. So 1970 में जो गद्दी ट्राइब है इसको ST शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया था एंड अंडर द 5th 5-year प्रोग्राम, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली यहाँ पर, 5th 5-year प्रोग्राम प्लान था। The tribal sub-plan was introduced in 1974 and Barmor was designated as one of the 5 integrated tribal development projects in Himachal Pradesh, right? So this area developed plan was aimed to improving quality of life in Gaddis। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से किया गया। टेरेस फार्मिंग यहाँ पर है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्साइटिंग वीट एंड द पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ये ज्यादा शामिल होते हैं, राइट। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ये यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप लोग क्लास करिएगा, राइट। और थैंक यू सो मच।